हेलो एवरीवन। सो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं लूसेंट से। इससे पहले की टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इसका मैं अलग से एंशियंट हिस्ट्री के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंशियंट इंडिया। ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस हमें क्या क्या मिला है और इस सोर्सेस से क्या क्या पता चलता है ये देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्सेस है, द सोर्सेस दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम आर नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो जब भी हम बात करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में, ठीक है, तो ये क्या है? तो ऐसा सोर्सेस जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, पास्ट टाइम के बारे में, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस। एक हो गया लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, विद द कंपैरिजन ऑफ लिटरेरी सोर्सेस द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर बिलीव्ड मोर रिलायबल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लिटरेरी सोर्सेज ज़्यादा रिलायबल है या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ज़्यादा रिलायबल है, तो माना जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जो चीज़ सामने से देख पा रहे हैं उसको चेंज करना क्या है, इम्पॉसिबल है। Then the archaeological sources are more important to the study of ancient India। इसलिए archaeological sources ancient India के बारे में जानने के लिए बहुत ही अच्छा और reliable source है। तो अब देखते हैं कुछ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। ठीक है, सेम कलर हो रहा है तो दूसरा कलर ले लेते हैं। तो लिटरेरी सोर्स को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। एक हो गया इंडोजिनस, ठीक है, दूसरा हो गया फॉरेन। तो अब इंडिजिनस सोर्सेज से देख लेते हैं। फिर इंडिजिनस सोर्सेज को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है रिलीजियस और दूसरा है सेक्युलर। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट में क्या क्या आएगा? तो जो ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट हो गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, जैन टेक्स्ट हो गया, ये सब रिलीजियन से रिलेटेड है, ये सब जो है रिलीजियस टेक्स्ट है। देन सेक्युलर टेक्स्ट क्या क्या होगा? तो जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, ये सब कुछ किस में आएगा? सेक्युलर टेक्स्ट में। ठीक है, देन अब देखते हैं ब्राह्मणिक और हिंदू टेक्स्ट में हमें क्या क्या पता चलता है एंशियंट इंडिया के बारे में। तो जो ब्राह्मणिक हिंदू टेक्स्ट है, श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। तो इसमें श्रुति टेक्स्ट है और स्मृति टेक्स्ट है। तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर ये श्रुति टेक्स्ट क्या है और स्मृति टेक्स्ट क्या है। तो देखते हैं। श्रुति टेक्स्ट मतलब संहिताज और वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद, ये सब श्रुति टेक्स्ट है। ठीक है, देन स्मृति टेक्स्ट क्या है? वेदांगाज और सूत्राज, स्मृतिज, एपिक्स, रामायण एंड महाभारता एंड पुराना, ये सब कुछ स्मृति टेक्स्ट है। याद रखना है, श्रुति में जो आपका इंपॉर्टेंट है ना, संहिताज, वेदास, ब्राह्मणाज, आर्यनकाज, उपनिषद, ये आता है, और स्मृति में आता है आपका वेदांगाज, ठीक है, और सूत्राज, स्मृतिज, एपिक्स, रामायण, एपिक्स में आ जाता है रामायण एंड महाभारता, ठीक है, और पुरानाज। उसके बाद देयर आर 4 संहिताज और वेदास। तो वेदास के बारे में हम पढ़ेंगे, इन टेक्स्ट के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि 4 संहिताज और वेदास है। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, देन संहिता और वेदा, कंपोजिंग टाइम, कंपोजिंग रीजन। तो ऋग्वेदा का अगर टाइम देखें 1500 BC से 1000 BC, और कंपोजिंग रीजन मतलब कहाँ कंपोज किया गया? तो सप्त सिंधव रीजन में। देन यजुर, साम एंड अथर्ववेद अगर देखें कंपोजिंग टाइम कितना है? 1100 BC से 600 BC। कंपोजिंग रीजन क्या है? कुरु पंचाला रीजन। कौन सा रीजन? कुरु पंचाला रीजन। ठीक है, देन अब आगे मूव करते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए कि यजुर, साम और अथर्ववेद को कुरु पंचाला रीजन, और ऋग्वेद जो है ये सप्त सिंधव रीजन से, और ये इसको 1500 से 1000 BC और इसको 1100 से 600 BC तक। ठीक है, देन ओके, वेदास जो है थ्रो मोर लाइट ऑन रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो जो वेदा है ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट किस चीज़ के ऊपर देता है? ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है रिलीजन के बारे में, सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हमें लेस पता चलता है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यन की। इनका पॉलिटिकल लाइफ क्या था ये कम पता चलता है। ठीक है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऋग्वेद एंड अथर्ववेद का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है देन द यजुर्वेद एंड सामवेद। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऋग्वेदा और अथर्ववेद का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि वेदा मेनली लाइट किसके ऊपर दे रहा है, वेदा से बेसिकली क्या पता चल रहा है, इसका यही मतलब है। तो रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें कम पता चलता है, तो ये चीज़ याद रखना है। देन अब देखते हैं द कंपोजिंग टाइम ऑफ ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणा का कंपोजिंग टाइम क्या रहा, 1000 से 600 BC, ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण जो है थ्रो लाइट्स ऑन गंधार, शालिया, केकया इट्सेट्रा नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड कुरु, पांचाल, कोशाला, विदेहा स्टेट ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें बेसिकली हमें पता चलता है कि सतपथ ब्राह्मण में किस किस जगह के बारे में बात की गई। तो इसमें आता है गंधार, शालिया, केकया, ठीक है, ये जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में पता चल रहा है हमें। देन कुरु, पंचाला, कोशाला, विदेहा स्टेट ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, तो ये सब ईस्ट के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ कुछ रीजन के बारे में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आर्यनाकाज को कब कंपोज किया गया। हमने ब्राह्मणास का टाइम देख लिया कि 1000 से 600 BC, अब आर्यनाकाज का भी 1000 से 600 BC, ठीक है। द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्यनाकाज इज नेग्लिजिबल। तो अगर हम देखें तो आर्यनाकाज का इंपॉर्टेंस कम है हिस्ट्री में। देन अब देखते हैं उपनिषद को कब कंपोज किया गया है। तो 1000 BC से 500 BC में उपनिषद को कंपोज किया गया है, ठीक है। और जो बेस्ट लर्निंग हमें उपनिषद से मिलता है वो क्या है, पारा विद्या, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल लर्निंग हमें उपनिषद से पता चलता है, ठीक है। और क्या पता चलता है, द एम ऑफ लाइफ इज मर्जिंग द इंडिविजुअल सोल इनटू वर्ल्ड सोल विच इज नोन एज पारा विद्या। तो पारा विद्या है क्या, कि एम क्या है लाइफ का, कि जो इंडिविजुअल सोल है उसको वर्ल्ड सोल के साथ मर्ज करना, और यही है पारा विद्या, ठीक है। देन The combined study of Brahmanas and Upanishad provides historical information from King परीक्षित टू किंग बिम्बिसार। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि जो कंबाइंड स्टडी है ब्राह्मणास और उपनिषद का, तो इससे हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है किंग परीक्षित से, किंग बिम्बिसार के बारे में, ठीक है। और जो वेदांगाज है इसका कंपोजिंग टाइम क्या है, 600 BC से 200 AD, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सबसे पहले क्या है, वेदा, ठीक है। अब ब्राह्मणा हमें देखने के लिए मिलता है 1000 से 600, आर्यनाकाज 1000 से 600, उपनिषद 1000 से 500 BC, और जो वेदांगाज है ये बाद में 600 to 200 AD में, ठीक है। तो वेदांगा जो है क्या करता है, थ्रो लाइट ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिंपल सी बात है, तो इस बात पे तो हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। देन द कंपोजिंग टाइम ऑफ स्मृतिज इज 600 to 600 BC। तो हमने देखा अभी तक हमने यहाँ पहले हम 2 डिवीज़न पढ़ चुके हैं ना, श्रुति, तो हमने श्रुति के बारे में देख लिया, संहिताज या वेदास हो गया, फिर ब्राह्मणास, फिर आर्यनाकाज, फिर उपनिषद। और इसमें जो है कौन कैसे आया, इसमें सिविल सर्विसेज पे भी क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा टाइमलाइन भी याद रखना है कि सबसे पहले संहिताज और वेदास है, फिर ब्राह्मणास है, फिर आर्यनाकाज है, फिर उपनिषद है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देन अब देखते हैं, श्रुति टेक्स्ट तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं स्मृति टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो जो कंपोजिंग टाइम है स्मृति का, ये 600 BC से 600 AD है। और स्मृति जो है नॉलेज किसके बारे में देता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, थ्योरीज के बारे में, कस्टम्स के बारे में, किंग्स राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, किंग्स रिलेशन विथ देयर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे अब ज़्यादा हमें पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चल रहा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल रहा है। देन कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स, जो इंपॉर्टेंट एपिक्स है जिसके बारे में हमने बात की, रामायण और महाभारत, इसका टाइम आता है कितना, लगभग है 400 BC to 400 AD। तो ये जो है काफ़ी बाद में आया, ठीक है। तो यहाँ स्मृति का हमने देखा कि 600 to 600, और यहाँ जो हम रामायण और इपिक्स का देख रहे हैं ना, जो रामायण और महाभारत है जो फेमस इपिक है, तो इसका 400 BC to 400 AD। देन जो रामायण है, ठीक है, किसने लिखा है, वाल्मीकि ने, ठीक है। थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में पता चलता है। ये बुक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ जनपदास के बारे में। तो रामायण से जनपद के बारे में भी पता चलता है। और इसके अलावे ये मेंशन करता है यावनास के बारे में, यानी ग्रीक्स के बारे में, एंड साकाज, सीथियंस के बारे में, ठीक है। तो याद रखना है कि रामायण में जो है जनपदास के बारे में है, यावनास के बारे में है, साकास के बारे में, ठीक है। यावनास मतलब ग्रीक्स,
साकाज मतलब सीथियंस। देन महाभारत लिखा किसने है महाभारत को? वेद व्यास ने। तो यहाँ पे जो है हमें पता चलता है पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कंडीशन इंडिया का उस टाइम क्या था, और ये एक्सटेंसिव फॉर्म है, फॉर्म ऑफ महाभारत वॉर विच इज़ फॉट अराउंड 950 BC। तो ये इससे हमें पूरा पता चलता है जो महाभारत वॉर उस टाइम लड़ा गया था कौरव और पांडवास के बीच में, ठीक है, कब? 950 BC में। तो महाभारत क्लेम कर रहा क्या करता है? यन भारते तन भारते, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है? विच इज़ नॉट इन महाभारता दैट इज़ नॉट फाउंड इन भारत इंडिया। तो ये महाभारत क्लेम्स करता है यन भारते तन भारते, मतलब जो नहीं है महाभारत में वो भारत में नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, आपको याद आप रख सकते हैं, महाभारत दैट इज़ नॉट फाउंड इन भारत, ठीक है। देन ग्रीवराज, तो ग्रीवराज क्या है? ग्रीवराज द कैपिटल ऑफ मगध, इसके बारे में मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। महाभारत इन्फॉर्म करता है हमें कि पंचाला स्टेट वाज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता, एक तो हमें पता चला कि मगध का कैपिटल ग्रीवराजा है, ठीक है। दूसरा हमें पता चल रहा है जो पंचाला स्टेट है, तो इसका पंचाला स्टेट का एग्जिस्टेंस था महाभारत में, ठीक है। और इसके अलावे यहाँ पे हमें पता चलता है हुन्स के बारे में, इट मेंशंस हुन्स अलॉन्ग विथ यावनाज और शाकाज, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो जैसे जनरली लोग इंडस वैली से स्टार्ट करते हैं, मैंने भी एक चैप्टर इंडस वैली के ऊपर से मतलब डाला है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियोस। बट मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, बुक्स है, चीज़ें हैं, तो क्यों ना एंशियंट का पूरा ही पोर्शन को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंस्क्रिप्शन है, जो चीज़ें हैं, उससे क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये 40-50 पेज आई थिंक हमें थॉरली पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देन पुरानाज का जो कंपोजिंग टाइम है, ठीक है, तो पुरान्स का जो कंपोजिंग टाइम है 400 BC टू 400 AD, ठीक है। तो जो पुरान्स है थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू गुप्ता पीरियड। तो हमें यहाँ से पता चलता है गुप्ता पीरियड के बारे में, ठीक है, जो वेरी बिगनिंग से लेकर के हमें गुप्ता पीरियड के बारे तक पता चलता है, शुरुआत से लेकर गुप्ता पीरियड तक। और जनरली पुरान्स में 5 सेगमेंट है। सर्गा मतलब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, देन प्रतिसर्गा रिक्रिएशन, देन वंसा जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड सेजेस, देन मनवतार इपोक्स ऑफ मनु, ठीक है, एंड Vansanucharitam, narratives of ancient dynasties, in which only Vansanucharitam is important from history point of view। क्योंकि यहाँ डायनेस्टीज़ के बारे में है ना, तो ये आप भी याद रख लीजिए कि वंसानुचरितम मतलब क्या है, कि एंशियंट डायनेस्टीज़ के बारे में है और ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने पुरान्स का जो भी पुरानाज है, पुरान्स का हमने 5 सेगमेंट देखा। एक है सर्गा, जहाँ पे क्या है इसका मतलब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, दूसरा प्रतिसर्गा रिक्रिएशन, तीसरा है वंसा जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देन मनवतार मीन्स मानव अवतार या जो भी है, एपोक्स ऑफ मनु एंड वंसानुचरितम, ठीक है। देन अनफॉर्चुनेटली जो है वंसानुचरितम जो है हर पुराना में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओनली पुराना दैट है वंसानुचरितम आर, तो कौन से ऐसे पुरानाज है जिसमें डायनेस्टीज़ के बारे में जिक्र है, ठीक है, कौन से हैं? तो मत्स्य, ठीक है, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मा, भविष्य, गरुड़ पुराण हैज़ जीनियोलॉजीज ऑफ पूर्वा, इक्ष्वाकु, देन बृहद्रथ डायनेस्टीज, बट इट्स डेट इज़ नॉट डिफिनिट। लेकिन इसका डेट हमें अच्छे से पता नहीं है, लेकिन जो है इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है, ठीक है। गरुड़ पुराण में किसके बारे में पता चल रहा है? तो पूर्वा, इक्ष्वाकु, देन बृहद्रथ डायनेस्टीज़ के बारे में। देन अब इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। एक तो हमने देखा कि एक टाइमलाइन को लेकर क्वेश्चन बन रहा है कि कौन कब आ रहा है, ठीक है, ऋग्वेदा का टाइम, देन सारे वेदास का टाइम, देन ये वाला भी क्रोनोलॉजी कि वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनिकास, उपनिषद, तो ये टाइमलाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है। देन अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट देख लेते हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक पाली टेक्स्ट, दूसरा अनुपाली टेक्स्ट, ठीक है। सो अब पाली टेक्स्ट में आता है
जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है पाली में देख लेते हैं। त्रिपिताका, ठीक है, दीपवामशा, महावामशा, मिलिंद पान्हु, तो ये सब जो है ना पाली टेक्स्ट में है, पाली में लिखा गया है। देन जो त्रिपिताका है ये अर्लीस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है अमंग पाली टेक्स्ट। तो जो त्रिपिताका है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन जो त्रिपिताका है तो इसमें क्या क्या है? त्रिपिताका में विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका, ये मिलकर के बनता है त्रिपिताका, ठीक है। और जो विनय पिताका और सुत्त पिताका है आर कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपको ये याद रखना है कि विनय एंड सुत्त पिताका को फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कंपाइल किया गया था, ठीक है। अभिधम्म पिताका को बाद में, लेकिन विनय पिताका को और सुत्त पिताका को, विनय एंड सुत्त पिताका को फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कंपाइल किया गया था। देन ये कहाँ हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो राजगृहा में हुआ था, बिहार में। और जो अभिधम्म पिताका है इसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है इसको कंपाइल किया गया था, जो कि कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में हुआ था। तो पहला जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बिहार में हुआ था, और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, ठीक है। देन जो ये त्रिपिताका है थ्रोज लाइट ऑन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। तो त्रिपिताका से हमें क्या पता चल रहा है? सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसा था, ठीक है, कैसा चल रहा था, मतलब द सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के आने से पहले क्या क्या चीज़ें हो रही थी ये हमें यहाँ से पता चल रहा था। तो आपने देखा त्रिपिताका में क्या क्या है? विनय, सुत्त एंड अभिधम्म पिताका। विनय पिताका हमने देखा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे बना एंड देन कंपाइल किया गया, और जो अभिधम्म पिताका है उसको थर्ड में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देन जो विनय पिताका है इसमें डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर लीडिंग अ मोनेस्टिक लाइफ, कि अगर आप एक मोनेस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ नियम कानून हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो कहाँ है? विनय पिताका में, ठीक है। सबसे पहला जो हम पिताका देख रहे हैं विनय पिताका, तो इसमें यही है कि रूल और रेगुलेशन क्या है मोनेस्टिक लाइफ जीने के लिए। देन जो सुत्त पिताका है ये क्या है? लार्जेस्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। मतलब ये आपको याद रखना है कि सुत्त पिताका सबसे बड़ा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है तीनों पिताका में, ठीक है। अम्बथा सुत्त ऑफ दिग्घ निकाया ऑफ सुत्त पिताका कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। तो इसी में जो सुत्त पिताका में अम्बथा सुत्ता ऑफ दिग्घ निकाया है ऑफ सुत्त पिताका, मतलब सुत्त पिताका के ही अंदर जो है अम्बा सुत्ता ऑफ दिग्घ निकाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो है स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी, तो स्पेशल प्राइड फील किया जाता था क्षत्रियाज के लिए ब्लड प्योरिटी के लिए, ठीक है। देन जो अंगुत्र निकाया है, अंगुत्र निकाया सुत्त पिताका के अंदर फिर ये सब कुछ आता है। तो सुत्त पिताका का जो अंगुत्र निकाय है इसमें लिस्ट है 16 महाजनपदास के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर ले क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो अंगुत्रा निकाया है सुत्त पिताका का, इसमें 16 महाजनपद के बारे में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द जातका ऑफ खुद्दक निकाया ऑफ सुत्त पिताका कंटेन्स 549 फोक, ठीक है, फोक टेल्स है इसमें। तो यहाँ पे जातक स्टोरीज है, तो इसमें जो कहाँ क्या है? कहानी है, फोक टेल्स है ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। तो जातक में किसके बारे में है? तो गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में हमें कहानी सुनने के लिए मिलता है, फोक टेल्स के बारे में, ठीक है। देन द कंपाइलेशन ऑफ जातका हैड बिगिन इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी। ये इंपॉर्टेंट है कि जातका का जो कंपाइलेशन कब शुरुआत हुआ? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जातका का कंपाइलेशन शुरुआत हुआ। तो जातका के बारे में हमें ये पता चला कि जातका का कंपाइलेशन कब शुरू हुआ? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। और ये फैक्ट क्लियर है, कहाँ से हमें पता चलता है? जो सीनरीज है कर्व्ड है किसके ऊपर? रेलिंग्स ऑन भरहुत एंड सांची स्तूपा के रेलिंग्स में जो भी सीनरीज वगैरह है उससे पता चलता है, ठीक है। द वर्स पार्ट ऑफ द जातका इज ओल्डर देन द प्रोज पार्ट। तो अब इसमें याद रखना है जो इसमें जातका में वर्स भी है और प्रोज भी है, ठीक है। इस टाइप से भी कभी क्वेश्चन आता है ना कि इसमें सिर्फ वर्स है प्रोज नहीं है, तो इसमें वर्स और प्रोज दोनों है, और जातका जो है वर्स पार्ट जो है ओल्डर है
then prose part. Then the compilation of verse part of Jataka has completed up to 2nd century AD. तो जो जातका का वर्स पार्ट है ये 2nd century BC तक ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। दो द जातका इज रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स्ट बट इट थ्रोज सफिस लाइट ऑन सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात है कि जातका जो है रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पे भी वो एक तरीके से बता रहा था कि क्या क्या चल रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो वर्स पार्ट है ना ये 2nd century AD तक कंप्लीट हो चुका था। देन अब जो तीसरा पिताका है दैट इज अभिधम्म पिताका, तो ये डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा इन मोनेस्टिक मैनर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि सुत्त पिताका में क्या है, देन विनय पिताका में क्या है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, मुझे भी पता चले कि हाँ आप ये लेक्चर सच में देख ही रहे हो। तो जो सुत्त पिताका में किसके बारे में है, तो गौतम बुद्ध के बारे में है, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में है। और जो विनय पिताका है इसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिनरी रूल्स है मोनेस्टिक लाइफ के लिए। और अभिधम्म पिताका में क्या है, डॉक्ट्रिन्स है, ठीक है, डील्स विद द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा इन स्कॉलिस्टिक मैनर, ठीक है। तो स्कॉलिस्टिक मैनर में मतलब कि जो भी डॉक्ट्रिन्स है बुद्धा के वो आपको कहाँ मिल रहा है, अभिधम्म पिताका में, ठीक है। और देखते हैं जो दीपवामसा है 4th century AD में आता है एंड जो महावामसा है 5th century AD, दीपवामसा महावामसा, और इसको कंपाइल किया गया था श्रीलंका में, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है इसमें हिस्ट्री किसके बारे में है, श्रीलंका के बारे में है, लेकिन ये टेक्स्ट जो है एक तरीके से हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी बताता है और स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल है मौर्यन हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। देन जो मिलिंद पान्हो है तो इसमें है क्या, मिलिंद पान्हो को पूछा जाता है कई एग्जाम में, तो क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, ठीक है। यहाँ पे तो जो मिलिंद रहते हैं इनका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ मिलिंद इज अ डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिलिंद। तो यहाँ डायलॉग है किसके बीच, एक तो ये मिलिंद, ठीक है, ये ग्रीक किंग होते हैं, तो इनको मिनेंडर भी कहा जाता है, ठीक है, द इंडो ग्रीक रूलर, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, ठीक है। कभी कभी इनको कहा जाता है नागार्जुना, पर मैंने देखा है काफ़ी जगह कि नागार्जुना नहीं है, नागार्जुना अलग हैं और नागसेना अलग हैं। तो आप ना ज़्यादातर अगर कभी ऑप्शन में आपको नागसेना दिखे मियंदर के साथ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आता है, तो मे बी आपको कोई स्टेट PCS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो जब भी मिलिंद पान्हो आएगा तो मिलिंद और नागसेना के बीच के डायलॉग को आप याद रखिएगा, ठीक है। नागार्जुना का नहीं, नागार्जुना भी बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड है, ठीक है, माध्यमिक स्कूल से, और भी काफ़ी थ्योरीज हैं उनकी, पर जनरली अगर कुछ ऑप्शन में है ही नहीं देन आप नागार्जुन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर नागसेन है तो आपको नागसेन के साथ ही जाना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस PYQ में भी देखा है कि नागसेन नागार्जुन में नागसेन को सही माना गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मिलिंद पान्हो में क्या हो रहा है, क्वेश्चन है मिलिंद का, ठीक है, और आंसर किया गया है नागसेना के द्वारा फिलोसफिकल मैटर पे। ये भी लाइट जो है थ्रो करता है रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे, किसका, लाइफ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में हमें यहाँ पता चलता है ऑफ 1st and 2nd century, ठीक है। देन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम इज मेंशन्ड ओकेजनली इन इट, द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज लाइवली डिस्क्राइब्ड इन इट, और ये भी कहा गया कि हाँ फॉरेन ट्रेड चल रहा था, ठीक है। और पॉलिटिकल कंडीशन कभी कभी ही मेंशन है, बहुत ज़्यादा नहीं। देन अब कुछ अनुपाली, हमने देखा पाली टेक्स्ट, तो अब तक हमने पाली टेक्स्ट पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अनुपाली टेक्स्ट, मतलब जो पाली में नहीं है, जैसे कि संस्कृत टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट, ठीक है। इसमें आता है दिव्य वंदन और आर्य मंजूश्री मूल कल्पा, तो एंड है ललित विस्तार, तो ये भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिज्म से ही रिलेटेड, दिव्य वंदन, आर्य मंजूश्री मूल कल्पा एंड ललित विस्तार। और ये जो दिव्य वंदन है कंटेन्स द स्टोरीज ऑफ लेटर मौर्यन किंग्स एंड सुंगा किंग। तो याद रखना है आपको ये चीज़ कि दिव्य वंदन में जो है लेटर मौर्यन किंग्स और सुंगा किंग के बारे में है, पुष्यमित्र सुंगा के बारे में है और गौतम बुद्धा के बारे में है। तो ये आपको याद रखना है दिव्य वंदन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। देन पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ प्री मौर्यन पीरियड टू वर्धना पीरियड, और जो है हर्षवर्धना के बारे में ये सब डिस्क्राइब किया गया है ओकेजनली
इवेंचुअली इन आर्य मंजूश्री मूल कल्पा में। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्पा में हमें पता चल रहा है किसके बारे में, प्री मौर्यन पीरियड से वर्धना पीरियड के बारे में, मतलब हर्षवर्धन के बारे में। किसमें, आर्य मंजूश्री मूल कल्पा। एंड दिव्य वदन में हमें पता चल रहा है किसके बारे में, सुंगा किंग के बारे में, लेटर मौर्यन के बारे में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन ललित विस्तार में क्या क्या है, कंटेन्स द एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो यहाँ पे गौतम बुद्धा ने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें ललित विस्तार में मिलता है। अलॉन्ग विथ रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन क्या था उस टाइम पे, ये भी। अब ये हमने कुछ देख लिया कि ठीक है एंशियंट इंडिया के बारे में हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के से क्या पता चला। अब देखते हैं रिलीजियस टेक्स्ट में, जैन टेक्स्ट में हमें क्या पता चला। तो जैन टेक्स्ट जो है थ्रो लाइट ऑन रिलीजियस सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो रिलीजियस और सोशल कंडीशन ही बताएगा। तो जैन टेक्स्ट को अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो द जैन टेक्स्ट वर इवेंचुअली कंपाइल्ड इन 6th century AD। तो जैन टेक्स्ट को कंपाइल कब किया गया था, 6th century AD में किया गया था इन सेकेंड जैन महासभा हेल्ड एट वल्लवी इन गुजरात। तो कंपाइल कब किया गया था, बहुत लेटर ऑन किया गया। ठीक है, सेकेंड जैन महासभा में, जो कि कहाँ हुआ था, वल्लवी में, गुजरात में। ठीक है, सेकेंड जैन महासभा कहाँ हुआ था, वल्लवी में, गुजरात में। सो जो जैन टेक्स्ट है इसमें 12 अंगाज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपको कि 12 अंगाज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अचरंग सूत्राज। तो जो अचरंग सूत्राज है इसमें क्या है, कंटेन्स डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जैन मॉन्क्स। तो जैन मॉन्क्स के बारे में अचरंग सूत्राज में है। और भगवती सूत्रा, तो ये सूत्रा याद रखना है, जैन से रिलेटेड थोड़ा होता है, जैन टेक्स्ट से। तो भगवती सूत्रा ये किसके बारे में बताता है, लाइफ ऑफ महावीरा एंड कंटेन द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। तो हमने देखा 16 महाजनपदास के बारे में अंगुत्रा निकाया में भी है। देन भगवती सूत्रा में भी 16 महाजनपदा के बारे में है। भगवती सूत्रा में लाइफ ऑफ महावीरा है। ठीक है, महावीरा के लाइफ के बारे में है। देन नेक्स्ट नाम धम्मा कथा सूत्रा। तो जो ये नाम धम्मा कथा सूत्रा है, तो इसमें क्या है, प्रीचिंग ऑफ महावीरा के बारे में है। और द अंतगड़ा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि एंशियंट टेक्स्ट का नाम है तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो फिर ठीक है समझते हैं। जो अंतगदा दासो है ना, तो अंतगदा दासो एंड अनुतारो वा वया दासो। ठीक है, अंतगदा दासो और अनुतरा वा वया दासो जो है, इसमें लाइफ स्टोरीज है फेमस जैन मॉन्क्स का। ठीक है, ये दासो वाला भी आपको याद रखना है, एक तो सूत्राज वाला और दासो, तो 2 दासो हमें मिल गया। तो यहाँ पे अंतगदा दसाओ या दासो या दसाओ, आई थिंक इट इज दसाओ। देन अनुतारो ववैया दसाओ। ठीक है, इसमें लाइफ स्टोरीज है फेमस जैन मॉन्क्स के। और विवगा सुयम सूत्रा, और ये जो विवगा स्वयं सूत्रा है इसमें क्या है, डिस्कशन ऑन कर्म फला। तो जो कर्म फला है ना, कर्म फल, इसके ऊपर डिस्कशन है, मतलब फ्रूट ऑफ एक्शन। तो ये किसमें है, तो विवगा स्वयं सूत्रा में है। ठीक है, उसके बाद भद्रबाहु चरिता, इसमें जो है लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य भद्रबाहु के बारे में है। और ग्लिम्स हमें लेटर मौर्यन किंग और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी मिलता है। ठीक है, और अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परिशिष्ट पार्वन पूछा जा चुका है यूपीएससी में इस बुक के बारे में। ठीक है, रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिशिष्ट पार्वन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, जैन आचार्य हेमचंद्र के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ बुक के बारे में पता चला, अचरंग सूत्रा और भगवती सूत्रा में हमें लाइफ ऑफ महावीरा। ठीक है, और 16 जहाँ महाजनपदास के बारे में। देन नमधमा कथा सूत्र। ठीक है, इसमें महावीरा के सारे प्रीचिंग्स हैं नमधमा कथा सूत्रा में। उसके बाद अंतगदा दसाओ और अनुतारो वैवया दसाओ, इसमें जो है फेमस जैन मॉन्क्स के बारे में है। देन विवगा सुयम सूत्रा, इसमें कर्मफल है।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट परिशिष्ट पार्वन पूछा भी जा चुका है, और क्या पता फिर से पूछा जाए मैच करने के लिए, तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देन हिस्टोरिकल टेक्स्ट, तो ऑल दो अगर हम देखें तो नो सच टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया दैट कैन प्रॉपरली कॉल्ड हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो जो भी हमें एंशियंट इंडिया में टेक्स्ट मिला है, ऐसे प्रॉपरली हम ये नहीं कह सकते कि ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, हिस्ट्री को जान के लिखा गया था, क्योंकि जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है तो रिटन इन लिटरेरी और रिलीजियस कलर, बट देयर आर सम सर्टेन टेक्स्ट इन विच सम हिस्टोरिकल मटेरियल आर अवेलेबल इन डिस्पर्स्ड मैनर। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमें ऐसे मिला कि ठीक है ये लिटरेरी है या रिलीजियन के बारे में ही बेसिकली ज़्यादा है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल मटेरियल हमें मिल जाता है डिस्पर्स्ड मैनर में, मतलब यहाँ वहाँ प्रॉपरली नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जिसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल टेक्स्ट, तो दैट इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो इसको कंपाइल किया गया था 4th सेंचुरी BC में। ठीक है, और इट गिव्स नॉट ओनली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ ये हमें सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रहा है, जैसे कि सोशल और रिलीजियस लाइफ क्या था लोगों का उस समय में। ठीक है, और इसको कंपेयर किया जा रहा है विद एरिस्टोटल पॉलिटिक्स एंड मैकियावेलीज प्रिंस। तो मैकियावेली का जो प्रिंस है या एरिस्टोटल का जो पॉलिटिक्स है, उसके साथ इस बुक को कंपेयर किया जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। देन एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखना है, और ये है कमंदकाज नीति शास्त्र। ठीक है, क्या है? कमंदकाज नीति शास्त्र, 4th नीति सार। ठीक है, नीति शास्त्र नहीं, नीति सार 4 to 6 सेंचुरी AD में, और इसमें हमें पता चलता है गुप्ता पीरियड के बारे में। तो ये आपको याद रखना है कि कमंदका का नीति सार जो है ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। देन सुकराज शुक्र नीति सार। ठीक है, तो ये शुक्रा का शुक्र नीति सार है, जो कि लाइट एक तरीके से थ्रो सम लाइट ऑन मोनार्की ऑफ दैट टाइम, कि उस टाइम पे क्या क्या मोनार्की हुआ करता था इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, देन सोमदेव सूरीज नीति सार। ठीक है, तो सोमदेव सूरी का नीति सार, नीति वक्यमृता। ठीक है, क्या बुक का नाम है? सोमदेव सूरी का नीति सार, नीति वक्यमृता गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट मशीनरी ऑफ दैट टाइम। तो हमें स्टेट मशीनरी के बारे में पता चल रहा है। सोमदेव सूरीज नीति सार, नीति वक्यमृता, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई थिंक थोड़ा बुरा ही प्रोनाउंस कर रही हूँ बुक के नाम को। देन बृहस्पतिज, हाँ अब नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पत्या अर्थशास्त्र। तो ये जो है बृहस्पत्या अर्थशास्त्र जो है ये एक टेक्स्ट है, इज ए टेक्स्ट इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र ट्रेडिशन। ठीक है, तो याद रखना है कि बृहस्पति का बृहस्पत्या अर्थशास्त्र भी है। ठीक है, सो कुछ हमें बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग से। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस हमें देखने के लिए मिलता है दैट इज़ राजतरंगिणी। ठीक है, ये क्या है? द स्ट्रीम ऑफ किंग्स। इसको लिखा गया है कल्हान के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप बिल्कुल नहीं भूल सकते इसको, ये आप याद कर लीजिए, 12th सेंचुरी AD में। तो ये बहुत अच्छी बुक है जिसके बारे में हमें किंग्स के बारे में पता चलता है, कल्हान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये क्या है? एक तरीके से बायोग्राफी है, अ स्ट्रिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के किंग्स के बारे में इसमें है। तो ये जो है इट कैन बी द फर्स्ट वर्क टू possess several characteristics of historical writing। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट बुक ऐसा है जिसमें कि प्रॉपरली हिस्टोरिकल राइटिंग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो RC मजुमदार के अगर वर्ड्स में समझना चाहें कि उन्होंने क्या कहा, तो ये कह रहे हैं देयर इज़ ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क, कि सिर्फ एक ही हिस्टोरिकल वर्क है, और प्रॉपरली सो कॉल्ड रिटन बाय कल्हाना, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हान के द्वारा लिखा गया है 12th सेंचुरी में। ठीक है, दिस इज राजतरंगिणी। तो ये RC मजुमदार कहते हैं कि राजतरंगिणी ही है जो कि एक प्रॉपर हिस्टोरिकल वर्क है, जो कि डील करता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के साथ। ठीक है, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ दैट वर्क। और यहाँ पे जो है राजा के बारे में अर्लीस्ट टाइम से शुरू करके जब तक किंग जो है, जब तक वो वर्क कंपोज हुआ तब तक का। ठीक है, तो 1148 से लेकर 50 AD तक पूरा यहाँ पे हिस्ट्री हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक
ठीक है। इट अज्यूम्स हाउएवर अ रेगुलर हिस्टोरिकल फॉर्म ओनली फ्रॉम द 7th सेंचुरी एडी। लेकिन जो है रेगुलर हिस्टोरिकल जो है कब से समझा जाता है, 7th सेंचुरी एडी से, ठीक है। और जो अर्लियर चैप्टर है बीइंग अ मेडली ऑफ कंफ्यूज ट्रेडिशन एंड फैंसीफुल इमेजिनेशन, तो कह रहा है कि लेकिन अगर हम कहना चाहें कि प्रॉपर हिस्ट्री हमें कहाँ से मिल रहा है, तो 7th सेंचुरी एडी के बाद से जो लिखा गया है वहाँ पे, इससे पहले प्रॉपरली एक तरीके से इमेजिनेशन है, कंफ्यूज ट्रेडिशन है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, सब भूल भी सकते हैं आप, लेकिन आपको ये याद रखना है कि राजतरंगिणी, ठीक है, कल्हान के द्वारा लिखा गया है 12th सेंचुरी एडी में, और यहाँ पे क्या है, किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में है, ठीक है। और आरसी मजुमदार के द्वारा कहा गया है कि ये एक ऐसा हिस्टोरिकल वर्क है जिसको प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ये हिस्टोरिकल वर्क है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट, द क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात, ठीक है, प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। देन हमीर मर्दान जय सिंह के द्वारा लिखा गया है। देन तेजपाल प्रहस्ती वास्तुपल के द्वारा। देन प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग के द्वारा। तो ये सब जो है गुजरात के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे कुछ गुजरात का है, जैसे कि प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। हमीर मर्दन तो ये लिखा गया जय सिंह के द्वारा। तेजपाल प्रहस्ती वस्तुपाल के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ और रिमार्केबल टेक्स्ट अगर हम देखना चाहें अमंग द क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध इज चचनामा, तो एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। चचनामा 8th सेंचुरी एडी में काजी इस्माइल, ठीक है, काजी इस्माइल, काजी ये अलोर के काजी थे, अपॉइंटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, तो इनको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अपॉइंट किया गया और इन्होंने एक किताब लिखा, उसका क्या नाम है, तारीख़े सिंध व हिंद। नाम क्या था, तारीख़े सिंध व हिंद, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद, ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सबसे मोस्ट रिमार्केबल हमें क्रॉनिकल्स मिलता है सिंध का, वो है चचनामा, और 8th सेंचुरी एडी में एक काजी इस्माइल जो कि काजी ऑफ अलोर होते हैं, इनको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये एक किताब लिखते हैं और जिसका नाम क्या है, तारीख़े सिंध व हिंद, हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद, अरेबिक लैंग्वेज में, और जिसको फिर ट्रांसलेट किया जाता है पर्सियन लैंग्वेज में बाय द नेम ऑफ चचनामा। तो इसी बुक को जब पहले तो ये अरबिक में लिखा जाता है सिंध व हिंद, और इसी को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका नाम रख दिया जाता है चचनामा बाय अली बिन हमीद कूफी। ये कब होता है, 1216 एडी में, ठीक है। तो अली बिन हमीद कूफी के द्वारा ये चचनामा भी फेमस है, तो आपको याद रखना है अली बिन हमीद कूफी, ठीक है। और चचनामा को और किस नाम से जाना जाता है, फतेह नामा ए सिंध, क्योंकि यहाँ सिंध के बारे में है। चचनामा को फतेह नामा ए सिंध के बारे में जाना जाता है और यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन मोहम्मद बिन कासिम के सिंध कन्क्वेस्ट में के बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। 711 से 1212 एडी के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। देन अब कुछ सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखा, अब कुछ सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि पाणिनि का अष्टधाई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टधाई, ये एक अध्यायी, ये एक ग्रामर बुक है और ये भी पूछा जा चुका है। और इससे भी हमें पता चलता है पॉलिटिकल कंडीशन प्री मौर्यन और मौर्यन पीरियड में क्या था, ठीक है, प्री मौर्यन एंड मौर्यन, ठीक है। देन सेज गार्गी का हमें गार्गी संहिता मिलता है, इज़ अ पार्ट ऑफ युग पुराण, तो युग पुराण का एक पार्ट है ये, और ये बेसिकली ज्योतिष टेक्स्ट है, लेकिन इसमें जो है ग्रीक और सीथियन इन्वेजन्स के बारे में भी है। तो सेज गार्गी संहिता, ठीक है। देन पतंजलि का महाभाष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, पतंजलिज महाभाष्य, पाणिनिज अष्टधाई। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है ये बेसिकली कॉमेंट्री बुक है पाणिनिज अष्टधाई पे। जो पाणिनि ने अष्टधाई लिखा उसी के ऊपर ये पतंजलि का महाभाष्य एक कॉमेंट्री बुक है, और ये प्रोवाइड करता है एम्पल हिस्टोरिकल मटेरियल रिगार्डिंग दैट टाइम, और यहाँ पे हमें काफ़ी हिस्टोरिकल मटेरियल उस समय के बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कालिदास का मालविका अग्निमित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस वगैरह में, बहुत बार। तो कालिदासा का जो मालविका अग्निमित्र है ये क्या है, एक प्ले है, ड्रामा बुक है ये, ठीक है। और ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा, और हमें ये इस बुक में इंफॉर्मेशन मिलता है पॉलिटिकल कंडीशन
फॉर्मेशन ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है मालविका अग्निमित्र? तो सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड है और प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज के बारे में भी पता चलता है। तो इसे कहा जाता है मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी। क्या कहा जाता है? मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। देन विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षसा ये बेसिकली एक ड्रामा बुक है और इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के बारे में और कंटेम्प्रेरी किंग्स के बारे में। तो जो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षसा है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चाणक्य के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है और जो भी कॉन्टेम्परेरी किंग्स थे ये डिस्क्राइब करता है। ये बुक, ये जो है ड्रामा बुक है, ठीक है, बेसिकली क्या है, ड्रामा बुक है। डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के असिस्टेंस से ओवरथ्रो किया उन्होंने, किसको, नंदाज को। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ हमें जो है नंदाज और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चल रहा है, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था वो भी पता चल रहा है।